जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ओरिएंटेशन लेक्चर आज हमारा पहला लेक्चर है। ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन में टीचर इंट्रोडक्शन होगा और सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा। कुछ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से हमने तैयार करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले टीचर इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे इससे पहले ये बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ये कैफ की पहली अटेम्प्ट होगी, पहली अटेम्प्ट, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई और पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं? ऑलरेडी पेपर चले लगभग 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं, प्रोबेबली 50% लगभग, जिनकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है। चलिए, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। मैंने CA क्वालिफाई किया था 2008 में। उसके बाद कुछ अर्सा जिस फर्म से आर्टिकल्स किए थे उसी फर्म में मैनेजरियल लेवल पे जॉब की, फिर टीचिंग प्रोफेशन में मूव किया और फुल टाइम 2009 से अब तक टीचिंग प्रोफेशन में ही मैं अटैच हूँ, फुल टाइम बेसिस के ऊपर। सब्जेक्ट जो है हमारा, अब उसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, वो ज़्यादा अहम है। वह डाटा सिस्टम एंड रिस्क, कैफ 3। अच्छा, उससे पहले एक अहम चीज़ मैं चाहता हूँ, क्योंकि पूरे सेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग नोट कर लीजिए कि आपकी क्लास के जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे AI हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है, अब हमने अपने लगभग हर एक्टिविटी, अगर आप देखें प्रोफेशन में भी, डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी और AI को अडॉप्ट कर रहे हैं, और अब शायद इन चीज़ों के, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, इनके बगैर काम करना शायद मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम भी अपने एजुकेशन में भी, अपने पेपर की प्रिपरेशन में भी टेक्नोलॉजी और AI को यूज़ करेंगे, और कुछ दूसरे रिसोर्सेज होंगे। ख़ास तौर पे हमारा सब्जेक्ट भी जब इसी चीज़ से रिलेट करता है, तो उसके लिए आपके रिसोर्सेज जो है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक होगी, ठीक है। वो पुराना ज़माना आता था कि जिसमें सिर्फ बुक होती थी, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे, याद करते थे, और फिर उसके बाद पेपर पास करते थे। अब नहीं, ख़ास तौर पे जो हमारा प्रोफेशन है ना, याद रखें, वो उसमें लर्निंग बाय रीडिंग नहीं है, वो लर्निंग बाय डूइंग है। ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो लर्निंग होगी वो बाय रीडिंग कम होगी, बाय डूइंग ज़्यादा होगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो सिर्फ बुक की शक्ल में आपके साथ शेयर कर देना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक गूगल ड्राइव का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपने उस फोल्डर को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है। आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें हम जो भी रिसोर्सेज ऐड करेंगे, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। जो भी एक्टिविटी आपने करनी होगी, ठीक है, उसकी गाइडेंस भी आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। आपको इस सेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे इस फोल्डर में, गूगल फोल्डर में अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए LMS के ऊपर भी सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेट जो रिसोर्स है, वो भी ये गूगल फोल्डर की शक्ल में, ड्राइव की शक्ल में आपके साथ शेयर कर देंगे। आपने इसको एक्सेस करके अपने पास लिंक सेव कर लेना, ठीक है, ताकि कभी बाद में कोई रिसोर्स आपका मिसिंग हो जाए, कोई नोट्स आगे पीछे हो जाए, गुम हो जाए, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना हो, एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए। वो गूगल फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपने जाना है एक्सप्लोरर पे, टाइप करना है sarasif.com। इस छोटी सी साइट है, इस पे जाना है। जब आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स डिस्प्ले में नजर आ रहे होंगे। आपने इसमें जो आपका सब्जेक्ट है कैफ 3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क, इसको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप रेलिवेंट फोल्डर पे पहुंच जाएंगे। अब ये चूंकि आपका भी पहला दिन है, तो इसमें रिसोर्सेज ऐड नहीं हुए। आज से ही रिसोर्सेज ऐड होना शुरू हो जाएंगे, आज से ही, ठीक है। आपने करना क्या है, इसको अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है, बुक मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बुक मार्क कर लीजिएगा, जैसे कैफ 3 डाटा डन कर लेंगे, आपके पास सेव हो जाएगा। आपको बार बार फिर वेबसाइट आने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लोरर पे टाइप करेंगे कैफ 3, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे,
ठीक है जी। इसमें रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जैसे एक दूसरा सब्जेक्ट जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है उसमें कुछ रिसोर्सेज हैं। देखें इसमें सब्जेक्ट के फोल्डर के अंदर हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के फोल्डर बनाए हुए हैं, फर्दर फोल्डर, हर तरह का रिसोर्स अलग अलग है। ठीक है, जैसे इसमें एक रिसोर्स है हमारा माइंड मैप्स। माइंड मैप का कंसेप्ट क्या है, अब जैसे जैसे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको बताता जाऊंगा। माइंड मैप का कंसेप्ट ये है कि बुक में चीज़ें लिखी तो हुई हैं सारी, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अमूमी तौर पे ये कहता है सर जी बुक में 2 सफ़े लिखे हुए हैं, मुझे वो बताए इसमें से याद क्या करना है मेन। ठीक है, जो 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 इसका कोर है मैसेज वो हमें बताइए। तो क्या करते हैं हम उसको माइंड मैप की शक्ल दे देते हैं। ठीक है, वो डेली लेक्चर जो होगा हमारा, हम उसका एक माइंड मैप आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ माइंड मैप बना के आपके साथ शेयर करेंगे। आपने याद वहाँ से कर लीजिए वो भी ठीक है, बुक में से याद कर ले वो भी ठीक है। ठीक है, वो माइंड मैप किस तरह का होगा ये आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये आपके आज के लेक्चर का एक माइंड मैप है, यानी जो कुछ हमने डिस्कस करना है हमने उसे थोड़ा सम अप करके, समराइज करके, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके आपके सामने इस शक्ल में, मिलती जुलती शक्ल में प्रेजेंट कर दिया करेंगे। और इस तरह बाकी के जो रिसोर्सेज होंगे, हमारे टेस्ट होंगे, सोल्यूशन होंगे, ख़ास तौर पे असाइनमेंट्स होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है। याद रखिए ये सिर्फ किताब पढ़ के समझ में नहीं आना, मैंने आपको पहले बताया है ये हमने कैसे कवर करना है। आज की ओरिएंटेशन का सबसे अहम लेसन क्या है भला? आज की ओरिएंटेशन का सबसे अहम लेसन ये है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के सिर्फ 20% समझ में आएगा, इसको करके समझना है। पढ़ना भी है लेकिन पढ़ने के साथ करना। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होंगी, कभी आपको कोई आर्टिकल दे दिया जाएगा, कभी कोई छोटी सी एक्टिविटी दे दी जाएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ताकि आप ना सिर्फ ये कि इसको पास करने के काबिल हों, बल्कि इसमें जो कंसेप्ट है, बड़े अच्छे कंसेप्ट है, बड़े काम के कंसेप्ट्स हैं, उनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करने के, यूज़ करने के काबिल हों। ठीक है जी, तो ये एक साइट थी, ये आप नोट कर लीजिए, sirasif.com। इधर जाके जो आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना है और उसका लिंक आपने सेव कर लेना आइंदा के लिए। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम ओरिएंटेशन। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का टाइटल क्या है वाला? डाटा सिस्टम एंड रिस्क। इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस भी और जो हमारे ग्रिड है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। हमारा सिलेबस भी इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो बेसिकली सब्जेक्ट का टाइटल है, नाम है, इसी के अंदर हमारे सिलेबस के ग्रिड भी है। 3 ग्रिड है हमारे, डाटा, सिस्टम एंड रिस्क। अच्छा, अब ये डाटा क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ये हमने समझना है। देखिए आज के लेक्चर में आपको पता है ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ओरिएंटेशन लेक्चर होता है। इसका मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, खासतौर पे सब्जेक्ट के हवाले से, सब्जेक्ट की नेचर समझाना, ताकि आप सब्जेक्ट की जो नेचर है उसके मुताबिक उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो सब्जेक्ट हमारा डाटा, सिस्टम एंड रिस्क। डाटा में कुछ टॉपिक्स होंगे, सिस्टम वाले पोर्शन में कुछ टॉपिक है, कुछ रिस्क वाले पोर्शन में है। ठीक है, डाटा में क्या आपको पता है, एक हम सुना करते थे, एज हुआ करते, एक दौर हुआ करता था पत्थर का दौर। ठीक है, स्टोन एज, उससे भी पहले आइस एज, स्टोन एज। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एज, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, डेवलपमेंट होती रहने। आज की जो एज है वो क्या है? एआई की एज। ठीक है, ये फेजेस आते रहते हैं ह्यूमन रेवोल्यूशन में। तो अब आज की जो एज है, याद रखिए हम जिस एज में रह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की एज है, ये डाटा की एज है। ठीक है, इसमें अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी को, एआई को अपनी डेली प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। और इस वक्त हम में से लगभग हर पर्सन किसी ना किसी जगह पे टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहा है। ठीक है, क्या आप अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल, मैं घर से आने के लिए मैंने InDrive को बुक करवाया, वो ऐप है, ऐप पे क्लिक किया, उसको यूज करके मैं कॉलेज में आया। ये क्या? ये टेक्नोलॉजी का यूज है। क्या इसके अलावा आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? कोई एग्जांपल दे दीजिए। जर्नल, ChatGPT बिल्कुल यूज करते हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आप ChatGPT को भी यूज करते हैं, गूगल और भी मॉडल्स हैं, LLM, जेमिनी को यूज करते हैं। ठीक है, क्लाउड को यूज करते हैं जी, ग्रोक को यूज करते हैं, शाबाश, डीप सी को यूज करते हैं, डिफरेंट।
ठीक है। अच्छा, इससे आप क्या करते हैं, डाटा जनरेट कर। अब देखिए बात से बात निकलती है ना, आज तो हमने गपशप ही लगानी है, आज वो टेक्निकल चीजें नहीं पढ़नी, गपशप लगानी है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी मॉडल को यूज करते हैं, चैट जीपीटी को या और किसी भी मॉडल को यूज करते हैं? शाबाश, रहा थोड़ा। लगभग सभी यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यूज करना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है ये जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ये एआई की एक कैटेगरी, ऐसे कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या करती है, कुछ ना कुछ डाटा जनरेट करती है। जो भी मॉडल कुछ ना कुछ डाटा जनरेट करता है उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव एआई। ये सारे के सारे जनरेटिव एआई, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा जनरेट होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, 4 बड़े टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। क्या आप एआई से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं? ये भी एक डाटा है। फिर आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। क्या इमेज भी जनरेट कर सकते हैं? ये भी एक डाटा है, जनरेटिव एआई। आप टेक्स्ट भी जनरेट, टेक्स्ट क्या है, वो उसे कहा भाई ऐसे लिख दो टेक्स्ट। इमेज क्या, उसे कहा भाई कैट के पिक्चर जो है वो बना दो, पिक्चर बना दी उसने, ठीक है। ये डिफरेंट डाटा है। टेक्स्ट अलग है, इमेज अलग है, वीडियो अलग है, वीडियो भी जनरेट होते हैं, ठीक है। वीडियो मॉडल अलग है और ऑडियो भी जनरेट होती है, ऑडियो अलग है। नॉर्मली वीडियो के साथ ही ऑडियो भी बिल्ट इन इंटीग्रेटेड होती है। ये डिफरेंट मॉडल्स, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है। क्या डाटा सिर्फ एआई जनरेट करता है या हम ह्यूमन भी डाटा जनरेट करते हैं? हम ह्यूमन का भी डाटा होता है भाई। कौन सा डाटा? आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, फॉर्म फिल किया होगा कोई ना कोई, वो क्या है, वो डाटा है, ठीक है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, इन ड्राइव में आया सुबह कॉलेज, तो वहां पे मेरे ऐप के अंदर हिस्ट्री में सेव हो गया। क्या सेव हो गया कि मैंने इस दिन ये ट्रैवलिंग किया, मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ये है, यहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया है और उसका इतना फेयर बना था जो मैंने पे किया। ये भी क्या है, ये डाटा है, ठीक है। वो एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, वो बता रहे थे यूट्यूब पे भी एक ऐप है, बहुत सी ऐप, टिकटॉक भी ऐप है, ठीक है। आप तो सोशल मीडिया, फेसबुक भी ऐप है, व्हाट्सएप भी ऐप है। ये सारी ऐप्स डाटा जनरेट करती हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि एक दिन में यूट्यूब पे जितनी वीडियोस अपलोड होती है ना, एक दिन में एक इंसान अपनी सारी जिंदगी में उन वीडियोस को देख नहीं सकता। एक दिन में यूट्यूब पे। तो मुझे बताइए, जब इतना डाटा जनरेट हो रहा है, जो कि आप एक दिन का डाटा अगर हो ना, सिर्फ एक ऐप का एक दिन का डाटा, वो आप सारी उम्र नहीं देख सकते। तो क्या हमारे लिए उस डाटा को एनालाइज करना जरूरी नहीं हो गया कि हम देखें इसमें से कौन सी चीज हमारे लिए रेलिवेंट है? कहीं ऐसा ना हो इररेलिवेंट चीजों के ऊपर हम अपना वक्त जाया करते रहे। तो ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा डाटा की कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है, कौन सा डाटा किस पर्पस के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। डाटा क्या कि भाई वो क्या बता रहा है, कह रहा है जी आजकल की जो एज है हमारी वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी की एज है, वो डाटा की एज है, ठीक है। जो लोग टेक्नोलॉजी में डाटा एनालिसिस में आगे गए वो बेहतर तरीके से हर प्रोफेशन में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। इसमें पर्सनल भी मैंने आपको एग्जांपल दी, आप लोग भी देखते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में भी डाटा जनरेट हो रहा है। जैसे क्या है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, ये सारे, व्हाट्सएप, डेली बेसिस के ऊपर डाटा जनरेट हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस में भी डाटा जनरेट हो रहा है। ये तो पर्सनल लाइफ है ना, बिजनेस भी। जैसे इनड्राइव की एग्जांपल दी मैंने आपको, वो बिजनेस है, डेली डाटा जनरेट हो रहा है। क्या आपके ख्याल में वो जो कंपनी डाटा जनरेट हो रही है वो उस डाटा को यूज कर सकते हैं? डाटा यूजफुल है? सिंपल क्वेश्चन मेरा। इस बात से एग्री करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में डाटा जनरेट हो रहा है, ऐसा ही? ओके, क्या वो डाटा यूजफुल है? मुझे एग्जांपल दीजिए, एक कंपनी अपने बिजनेस का डाटा मेंटेन कर रही है कि डेली बेसिस पे कौन सी प्रोडक्ट उनकी कितनी यूनिट सेल हुई। ये डाटा है, डाटा कलेक्ट करते हैं ना, ये इनवॉइस बनती है, डाटा कलेक्ट होता है। कंपनी के लिए डाटा कैसे यूजफुल है मुझे बताइए। प्रोडक्शन डिसीजन के लिए शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। यही क्या अपने एक पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं?
कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट, बिल्कुल कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, ठीक है, वो जो हॉट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो उनको अलग से हाईलाइट किया जाए ताकि उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनकी एडवर्टीजमेंट की जाए, मार्केटिंग की जाए, शाबाश, प्रॉफिट के लिए शाबाश। अच्छा, कस्टमर के कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स हमारे सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस होती हैं, वो भी यूजफुल होते हैं, शाबाश, बिल्कुल। तो ये डिफरेंट, तो क्या डाटा यूजफुल है? यस, डाटा यूजफुल है, ठीक है। और प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज हैं जो डाटा सेल भी करती हैं डाटा, ठीक है, कुछ तो चोरी भी करती हैं, ठीक है, वो भी सीखें, और कुछ सेल भी करते हैं। तो क्या आप एग्री करते हैं? अब ये डिस्कशन कर, इस हिस्से के डिस्कशन के बाद एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने सम अप करके रख रहा हूं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा डाटा जनरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप इसे एग्री करते हैं? इसको बोलते हैं बिग डाटा। जब वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हो, क्या हो? वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा से क्या बोलते हैं? बिग डाटा। तो आज की एज में हमारा मसला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है। ये जब मैं आपके स्टेज पे था ना, स्टूडेंट था, आज से 25 साल पुरानी बात होगी, उस वक्त मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था कि गालबन गूगल कंपनी ने एक कंपटीशन करवाया कि आप कोई एक टॉपिक बता दीजिए जिसके बारे में इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये कब कंपटीशन करवाया? आज से 20-25 साल पहले। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी अपने स्टार्टअप फेज में थी, 20-25 साल पहले, कि अगर आपने कोई एक टॉपिक ऐसा ढूंढ लिया तो फॉर एग्जांपल आपको $1 लाख इनाम दिया जाएगा। कोई नहीं जीत सका था मुकाबला। इसका मतलब क्या हुआ? उस वक्त भी इंटरनेट पे हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद थी। और आपका क्या ख्याल है आज क्या होगा? आज तो उससे कहीं इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो आज का मसला हमारा ये नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आज का मसला ये है कि हमें ये नहीं पता हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, हमें ये नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है। तो यहां पे आपको बताएगा कि इंफॉर्मेशन आपने जब बिजनेस पर्पस के लिए यूज करनी है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे पता चलेगा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरी चीजें, ये आपको डाटा वाले पोर्शन में बताएगा। तो एग्री करते हैं ये, और ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे, वैसे तो हर बिजनेस के लिए डाटा अहम है, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसे बिजनेसेस हैं जो डेली लाइफ पे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ डाटा जनरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जांपल? दराज है, OLX है, जैस, बाइकिया वगैरह वगैरह है। क्लियर? तो डाटा आज की दुनिया में, याद रखे, किसी भी कंपनी बिजनेस के लिए बैकबोन की हैसियत अख्तियार कर गया है। चलिए, तो फिर एग्री करते हैं कि आईकैप ने ये जो डाटा के बारे में आपको पोर्शन इंक्लूड किया सिलेबस में, तो ये गुड किया या बैड किया? जरूरत थी कि नहीं थी? जरूरत थी, शाबाश, ये हो गया डाटा। अब आगे दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, डाटा सिर्फ यूं समझे जैसे एक रॉ मटेरियल है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक मशीन है। जब तक आप रॉ मटेरियल को मशीन के जरिए से प्रोसेस नहीं करेंगे ना, वो एक यूजेबल शेप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डाटा जो है, बहुत सा डाटा, जैसे फर्ज कीजिए मेरे सामने एक बिजनेस में का मैं डाटा एनालिस्ट हूं, मेरे सामने पूरे दिन की सेल्स हैं। अब मैं मैन्युअली तो कलेक्ट नहीं करूंगा, काउंट नहीं करूंगा कि कौन सा यूनिट जो है कितना सेल हुआ है। मुझे उस सारे डाटा को किसी सिस्टम के जरिए से प्रोसेस करना पड़ेगा अगर मैं डिफरेंट टाइप्स का एनालिसिस करना चाहूँ, क्योंकि एनालिसिस सिर्फ एक टाइप का नहीं है कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन सी सेल हो रही है। एनालिसिस ये भी होगा कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी है हमारी जो हफ्ता हो गया सेल ही नहीं हुई, भाई उस इन्वेंट्री को फिर खत्म कर देना हम। एनालिसिस इस चीज़ का भी होता है कि कौन से पूरे दिन में, अगर 8 घंटे के लिए हमारा बिजनेस ऑपरेटिंग कंडीशन में था ना, चल दुकान खुली थी हमारी, 8 घंटे बिजनेस चला है, तो कौन से वाले घंटे में कस्टमर कितने ज्यादा थे, ताकि हमें वर्कलोड का पता चल सके। इवन एनालिसिस इससे भी डिटेल होता है। आईकैप आपका एनालिसिस करता है। आपको पता है आपके जो पेपर होते हैं उसके बाद एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं, एग्जामिनर पासिंग परसेंटेज भी आती है,
क्या पासिंग परसेंटेज आपके ख्याल में आई कैप डाटा कंपाइल नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आपके सामने पासिंग परसेंटेज पूरे सब्जेक्ट की होती है। आई कैप इवन क्वेश्चन वाइज पासिंग परसेंटेज कैलकुलेट करता है। इस क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज कितनी थी, इसमें कितनी, पहले आई कैप शेयर नहीं करता था, क्वेश्चन वाइज भी शेयर करता है। इवन एनालिसिस इससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, प्रोबेबली अब ये आगे मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि जिस आई कैप का तरीका कारण उसको सामने रख के मेरा ख्याल ये है आई कैप इवन प्रोविंस वाइज भी एनालिसिस कर रहा होगा, किस प्रोविंस में से कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है। तो हर बिजनेस जो है वो डाटा को एनालिस, तो डाटा को यूज भी तो करना है। उसमें से अगर आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप मैन्युअली तो नहीं करेंगे, वो कोई ना कोई उसके लिए सिस्टम चाहिए। तो डाटा सिस्टम के बगैर डाटा किसी काम का नहीं है। रॉ मटेरियल है, मशीनरी नहीं है, कोई फायदा है नहीं है। मशीनरी है, रॉ मटेरियल नहीं है, कोई फायदा है नहीं है। तो डाटा और सिस्टम इंटरलिंक्ड है। अब सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। आज के लेक्चर में ज़ाहिर है सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना मकसद है, डिटेल कंसेप्ट डिस्कस करना मकसद नहीं है। तो बिग डाटा, यहां पे हमने पढ़ा कि बिग डाटा जनरेट हो रहा है। इस हिस्से में क्या पढ़ेंगे हम कि हमने उस बिग डाटा को हैंडल कैसे करना है, किस तरह के सिस्टम है। अब ये डिपेंड करता है पर्पस पे, जिस तरह का पर्पस हो उस लिहाज से सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, अकाउंटेंट का रोल क्या है, यह अहम चीज, ये अहम सवाल कि अकाउंटेंट को ये क्यों सिखाया। भाई हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं ना। अकाउंटेंट कौन है भाई? जिसने रिकॉर्डिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, जो IFRS का एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आज का जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपको जॉब देगा, उसके लिए आपका रोल एज अकाउंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, ऐसा ही है। अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, अकाउंटिंग पढ़ी है या पढ़ रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ी हुई है? बहुत कम। कितने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं? चले, अकाउंटिंग जो है ना, इसमें क्या सिखाया जाता है आपको कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। लेकिन आज का जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है वो कहता है मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में एक्सपर्ट हो। ये तो अब बहुत से सॉफ्ट ERP है, वो इंस्टॉल कर लें, सिस्टम है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे विद इन मिनट्स, जनरल लेजर, ट्रायल, इनकम। यानी आप जो काम करते हैं ना अकाउंटेंट्स, एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे कम वक्त में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। कहता मुझे अकाउंटेंट नहीं चाहिए, मुझे एडवाइजर्स चाहिए जो मुझे मशवरा दे कि मेरे बिजनेस के लिए क्या बेहतर है, जो इम्प्रूवमेंट लेके आए, जो वैल्यू एडिशन करे। तो याद रखें, आज के अकाउंटेंट के पास सिर्फ काउंटिंग नॉलेज होना काफी नहीं है। आपके पास आज की दुनिया में जो चेंजेस हो रही हैं उनके साथ फेमिलियर होना, उनके ऊपर ग्रिप होना भी लाजमी है। ठीक है, वरना आप यूजफुल नहीं होंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और कोई भी प्रोफेशन अगर यूजफुल, आई कैप में एक बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें आई कैप की मुझे पसंद नहीं है और सख्त नापसंद है, लेकिन कुछ चीजें आई कैप में बहुत अच्छी हैं। जो एक बहुत अच्छी चीज ना, बहुत अच्छी चीज वो ये है कि आई कैप में जो लोग बैठे हुए हैं वो हर सेशन के बाद देखते हैं हमारे प्रोफेशन में क्या चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा होगा ये नया सब्जेक्ट आगे, पिछले सेशन में न्यू ऐड हुआ, ये क्या मुसीबत आ गई। अच्छा भला पहले कम सब्जेक्ट होते थे फॉर एग्जांपल, या दूसरे सब्जेक्ट होते थे। नहीं, उन्होंने देखा कि आज का एंटरप्रेन्योर, आज का बिजनेसमैन क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, उस चीज़ को उन्होंने आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया ताकि जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, हमारा स्टूडेंट मार्केट में निकले तो वो उस डिमांड को टैकल कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, वरना तो जाहिर है डिग्रीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ये CA और मैं कोई BA को ये नहीं है कि मैं उसको डिग्रेड करने नहीं, कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं कि BA में डेवलपमेंट्स इतनी जल्दी नहीं होती, CA में ज्यादा जल्दी होती, क्विकली होती है। ठीक है, तो आज का अकाउंटेंट जो है उसके लिए याद रखिएगा सिर्फ काउंटिंग स्किल्स होना काफी नहीं है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और खास तौर पे टेक्नोलॉजी ये लाजमी है। यही वो बता रहा है, शुड अकाउंटेंट ओनली रिकॉर्ड नंबर और डाटा और शुड दे आल्सो अंडरस्टैंड डाटा, एनालाइज डाटा, सजेस्ट करें। क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग काम है आज के अकाउंटेंट का कि डाटा को एनालाइज करना है, उसकी बेस पे सजेशंस देनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। ये है आज के अकाउंटेंट का काम।
ठीक है, इसीलिए ये सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप एक लफ्ज में मुझसे पूछें कि ये सब्जेक्ट क्यों सिखाया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ आपको कंफर्टेबल फेमिलराइज करने के लिए, ताकि आप प्रोफेशन में जाएं तो आप अपडेटेड हो, ऐसा ना ऑब्सोलीट हो और ये सोच रहे हो। क्योंकि प्रोफेशन में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको हमने खुद सिखाना है, हमें वो लोग चाहिए जो सीखे सिखाए आए। ये सारी स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो आप क्लासरूम में सीखते हैं, प्रैक्टिस में भी सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लोग कहते हैं हम वो लोग नहीं चाहिए जो इधर आके सीखे, इधर आके तजर्बे करें, इधर आके गलतियां करें। नहीं, वो ICAP को कहते हैं कि आप खुद सिखा के भेजें। इसीलिए ICAP डिफरेंट टाइप्स के वो हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, वो भी आपके सिलेबस में कभी इंक्लूड। ये जो चेंजेस आती हैं ना, आप इनको नेगेटिव ना समझा करें। ये जितनी भी चेंजेस आती हैं ये पॉजिटिव होती हैं और मकसद एक ही है, आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ मैच करना स्किल सेट को। चलिए, तो डाटा और सिस्टम में फर्क समझ आ गया। डाटा डेली बेसिस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है, सिस्टम जो कि उस डाटा को प्रोसेस करेगा, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जिसकी बेस पर डिसीजन लिए जा सके कन्वर्ट करेगा। फिर इसके बाद है रिस्क। याद रखें, हर चीज के जहां पे कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान या थ्रेट्स भी हैं। तो डाटा और सिस्टम जो है नो डाउट हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन याद रखें जो चीज कीमती होती है उसका फिर ख्याल भी, एहतियात भी करनी होती है। तो डाटा को बहुत से चीजों से थ्रेट भी है हमारे डाटा को, सिस्टम को। जैसे सबसे ज्यादा जो थ्रेट है ना, देखें सबसे अहम कीमती बिजनेस कौन सा है? बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें एक एक ट्रांजैक्शन बाज़ मिलियंस की होती है। कॉलेज का सिस्टम अगर कोई हैक करे, क्या पता चल जाएगा उसे? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा उसे स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी, स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर मिलेंगे, और अगर उसने कोई बड़ा कोई फायदा उससे उठाना हुआ तो कोई कैंपेन चलाएंगे। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई नया कॉलेज सेटअप हुआ है, वो कहेगा जी मैं सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग कॉलेजेस का डाटाबेस हम हैक करते हैं, वहां से सारे स्टूडेंट्स को मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट मैसेज वगैरह भेजेंगे, उनमें से कुछ ना कुछ स्टूडेंट हमारी तरफ आ जाएंगे। यही फायदा, ये कि ये कोई इतनी यूटिलिटी नहीं है। बैंकिंग सिस्टम अगर कोई हैक कर लेता है, बताइए फिर क्या कर सकता है? फिर तो मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो एक ही हैकिंग इंसिडेंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, चोरी किए जा सकते हैं। तो ये भी बताता है कि डाटा और सिस्टम को कुछ थ्रेट्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इस पार्ट में आपको बताएगा वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनसे सेफ कैसे रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल उसने आपके सामने रखी हैं, 2016 की दोनों एग्जाम्पल। एक है बांग्लादेश बैंक स्कैंडल। बांग्लादेश का एक बैंक था, वैसे तो हैकिंग बैंक की हैकिंग कॉमन है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का बैंक था, उसको हैकर्स ने उसमें हैकिंग किया और $81 मिलियन हैक किया, ट्रांसफर करवा लिया, चोरी किया। हालांकि जो असल जो उन्होंने अटैक किया था ना, मजीद ट्रांजैक्शन भी थी, लगभग कोई 500 मिलियन के करीब, लेकिन वो पकड़ा गया। दो चीजों की वजह से पकड़ा गया ये स्कैंडल जो था। एक ये कि जब 8-10 मिलियन तक की ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हुए ना अमाउंट, तो वो नॉर्मल था, मतलब डेली बेसिस पे इतना ट्रांसफर हो जाया करता था। लेकिन जब वो 20-25 मिलियन तक ट्रांजैक्शन गई ना, तो फौरन वो जो वहां पे ह्यूमन, क्योंकि देखें हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई किया गया होता ना, तो शायद सारी अमाउंट ट्रांसफर हो जाते। वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा रोज तो इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये आज इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है, जरा चेक करो। तो उन्होंने जो फर्दर ट्रांजैक्शन थी ना, बैंक का एक सिस्टम होता है उसको फिर उन्होंने पास करके उन्होंने कहा अब हर ट्रांजैक्शन जो होगी ना उसको मैनुअली रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे, थोड़ी देर के सिस्टम को रोका। और उसमें से जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी फिर उन्होंने वो आइडेंटिफाई की और फिर इनको स्टॉप किया। ठीक है, अगर ह्यूमन एलिमेंट ना होता तो शायद मजीद ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस होती। और मजे की बात, उन्होंने जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस थी, हैकिंग के बाद हैकर ने जो ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन जो थी वो एग्जीक्यूट की, वो कैसे पकड़ी गई? वो जो मैसेज था हैकिंग का, उसमें स्पेलिंग एरर्स थे। हैकर्स बाजुकात, जैसे आपको बाजुकात ऐसा होता है ना, मैसेज आता है कि जी अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका 35,000 रुपया निकल गया, आपको मुबारक हो, आपका इतना, ऐसे मैसेज आते हैं ना। आप उन मैसेज में कॉमन चीज देखेंगे, आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेक। एक तो ये उसका सोर्स वो रैंडम नंबर से आता है, मोबाइल नंबर से, ठीक है, और दूसरा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ये तो कॉमन है, आपने नोट किया होगा।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा हालांकि बात है, छोटी सी बात, लेकिन इसको सामने रखते रीड करते हुए उन्होंने फ्रॉड को डिटेक्ट किया। फिर इसके अलावा याहू बड़ी कंपनी है, क्या याहू का भी डेटाबेस है? बिल्कुल है। 2016 में हैकर्स ने अटैक किया और याहू के 500 मिलियन से ज्यादा अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड चोरी कर लिया। ठीक है, अब मेरे आपके अकाउंट में से उन्हें कुछ नहीं मिलना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नोट्स होंगे, कुछ ICAP की ईमेल्स होंगी, कम्युनिकेशन यही होगा। लेकिन कुछ लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं वो ईमेल अकाउंट्स को इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती है, उनके लिए एक नेगेटिव चीज थी। तो ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स है, बाकी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मजीद एग्जांपल आई के आपने हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड किया, हम उसके अलावा भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, हमारा जो डाटा और सिस्टम है वो वैल्यूएबल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम वैल्यूएबल है, कुछ के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये डाटा जो है इसको यूजफुल होने के साथ साथ ये रिस्की भी है, थ्रेट भी है इसको एट द सेम टाइम। तो हमने क्या करना है, डाटा को समझना है, हमने सिस्टम की टाइप समझनी है कि डाटा को एनालाइज करने के लिए कितनी तरह के सिस्टम होते हैं, और उसको हमारे डाटा को, हमारे सिस्टम को थ्रेट्स कौन से हैं और हम उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं, ये चीजें सीखेंगे। तो हमारे सिलेबस के कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से, डाटा, सिस्टम और रिस्क। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब जाहिर है जैसे जब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो मजीद आपको हर एक ग्रेड के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर क्या कंसेप्ट सीखने हैं, वो साथ साथ डिटेल में चलता ही रहेगा। क्लियर जी? तो अभी तक की डिस्कशन से क्या पता चला हमें? डाटा से जो सिलेबस का नाम वही सिलेबस के ग्रेड, और मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि हर ग्रेड में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सब्जेक्ट्स जो है, अब ये थोड़ी जनरल डिस्कशन, ये सिलेबस के हवाले से, ग्रिड के हवाले से थी, ये जनरल डिस्कशन। इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है कि आज की डिजिटल एज में आप अपने जो वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उस जिस स्पेस के साथ चेंज हो रही है, आप अपने आप को स्पेस के साथ मैच कर सकें, एक्सेल कर सकें। ठीक है, इसमें हमने 3 चीजें, डाटा, सिस्टम, रिस्क सीखना है। डाटा का मतलब क्या है? हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। सिस्टम क्या है? हाउ बिजनेस रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर, ERPs एंड नेटवर्क्स। सिस्टम से मुराद समझे वो मशीनरी है, वो हार्डवेयर है जिनके जरिए से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा। और रिस्क क्या है कि क्या गलत हो सकता है, जैसे हैकिंग है, फ्रॉड है, ब्रेकडाउन है, सिस्टम ब्रेकडाउन, क्या क्या गलती हो सकती है और हम कैसे इन रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो लगभग उसने हमें जो ऑलरेडी हमने ऊपर किया था बताया, उसकी समरी डिस्कस कर दी। नेक्स्ट वो एक कॉलेज की एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस बताना समझा रहा है कि क्यों डाटा, सिस्टम और रिस्क कैसे इंटर रिलेटेड है और क्यों हमारे लिए अहम है। कह रहा है कि तकरीबन हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, डाटा से रिलेटेड, सिस्टम और रिस्क से रिलेटेड। कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। डाटा टीम क्या करती है? स्टूडेंट से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, यानी आपने जो भी एडमिशन फॉर्म फिल किया या ऑनलाइन सबमिट करवाया, वो कौन सी वाली टीम के स्कोप में आता है? डाटा टीम डाटा कलेक्ट कर रही है। सिस्टम टीम क्या करती है? उस डाटा की बेस पे डाटाबेस मेंटेन कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, उसको कन्वर्ट कर रही है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। जैसे डे एंड पे प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्हें एक समरी चाहिए। समरी क्या चाहिए कि आज के दिन में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे, किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया। अब अगर सिर्फ आपका जो रॉ डाटा है, आपने जो एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाए हैं, वो फर्स्ट कीजिए 100 फॉर्म है, प्रिंसिपल साहब के सामने रख लें। डाटा तो है, लेकिन क्या प्रिंसिपल साहब उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, उन्हें एक एक करके गिनना पड़ेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि रॉ डाटा नहीं बल्कि उनके सामने प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस कौन करेगा? सिस्टम करेगा। वो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका मकसद होता है एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका मकसद होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह। वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनकी हम टाइप स्टडी करें। तो सिस्टम टीम क्या करती है, वो जो ऊपर डाटा कलेक्ट हुआ है उसे उन्होंने क्या करना है, उसकी बेस पे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डेटाबेस प्रिपेयर करना है। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ये है डाटा और ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल एरिया होने जा रहा है। इसमें आप डिफरेंट जो हार्डवेयर्स हैं उनके बारे में और उनके जो कुछ जो फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे पिछले सेशन की निस्बत इस सेशन में ICAP ने सिलेबस को काफ़ी रैशनलाइज किया है। तो जो हाईली टेक्निकल चीज़ें थी वो सिलेबस से निकल गई हैं। पिछले सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा टेक्निकल थी। रिस्क टीम क्या करती है, रिस्क टीम का मकसद क्या है कि इस पूरे डाटा को और सिस्टम को हमने सेव करना है, लीक ना हो, हैकर्स हैक ना करें। आगे चलते हैं। व्हाई शुड ए CA लर्न DSR? ये सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने पहले बताया कि आज का जो प्रोफेशनल है वो सिर्फ काउंटिंग या फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए इसके साथ? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। फर्ज कीजिए कि बैंक की एग्जांपल बार बार आएगी, हमारे सिलेबस में भी बार बार आएगी, क्योंकि प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बिजनेस है, जिस पे टैक्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं और जो सबसे ज़्यादा डाटा को भी यूज़ करता है और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी प्रोबेबली हमें अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, अपडेट टेक्नोलॉजी जिस बिजनेस में नज़र आती है वो बैंकिंग सेक्टर है, वो फाइनेंशियल सेक्टर है। और आप देखें डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो इसीलिए जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर है, इसकी वेरियस एग्जांपल आपको हमारे सिलेबस में डिस्कस होती नजर आएंगी। फर्ज कीजिए एक बैंक है, उसे अपने ट्रांजैक्शन के लिए जैसे फर्ज कीजिए कि बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करनी है, बैंकिंग ऐप बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होगी। अब ये सॉफ्टवेयर जो बंदा बनाएगा, जो भी पर्सन होगा, जो भी प्रोफेशनल होगा, उसमें 2 स्किल होना जरूरी है। कौन सी दो? पहली स्किल कौन सी? वो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो जाहिर है अकाउंटिंग की है। डेबिट क्रेडिट होगा, उसके बाद लेजर ट्रायल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, अकाउंटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए। और दूसरा टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए। एग्री करते हैं इस बात से कि और अब एक दफा इंस्टॉल हो भी गया अगर सिस्टम, उसके बाद उसको रनिंग में लेके आना, बाद में उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो जाहिर है ये जो नीड है ये कंटिन्यूस बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप पे, कंटिन्यूस बेसिस पे। एग्रीड? यानी आज की दुनिया में जो बिजनेसेस को जरूरत है वो IT स्किल्स भी और अकाउंटिंग स्किल्स। अच्छा, इसके बाद एक रिसर्च हुई, रिसर्च वेरी इंटरेस्टिंग थी। रिसर्च ये हुई कि अब चूंकि अकाउंटिंग और IT दोनों स्किल की जरूरत है, तो इसका मतलब है 2 तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं। एक वो जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट है और दूसरा वो जो IT के एक्सपर्ट है। तो रिसर्च ये हुई कि IT के एक्सपर्ट्स को अकाउंटिंग का नॉलेज देना आसान है या कि अकाउंटिंग के एक्सपर्ट को IT का नॉलेज देना आसान है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उसमें अकाउंटेंट्स भी है, उसमें IT एक्सपर्ट वाले लोग भी है। एक ऑप्शन ये है कि दोनों टीम बना ले ज्वाइंट और फिर वेंचर करें, ठीक है। लेकिन जाहिर है हर बंदा ये चाहेगा कि जितने पैसे हैं वो सिर्फ मुझे मिले। तो रिसर्च से ये बात पता चली, IT एक्सपर्ट्स को अकाउंटिंग सिखाना मुश्किल काम है और अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स को IT स्किल सिखाना आसान काम है। तो ये असल में जो सब्जेक्ट आपको बताया जा रहा है, सिलेबस में इंक्लूड किया, आपको सिखाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप IT में सेल्फ सफिशिएंट हो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए ना तो आपको किसी IT एक्सपर्ट को साथ में लाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद उसको हैंडल कर सकें, या कम से कम टॉप लेवल पे आप खुद हो, डिटेल लेवल पे आप दूसरी टीम जो है जूनियर लेवल पे टीम उसको एंगेज करें। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, प्लस पॉइंट है कि हम IT के कंसेप्ट्स को, IT की स्किल्स को सीखें। ठीक है। फिर हाउ टू स्टडी दे भाई, तो अब आपको पता चल गया ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों है हमारे सिलेबस में, ये भी क्लियर हो गया। क्या है ये सब्जेक्ट? 3 चीजें, डाटा, सिस्टम, रिस्क। क्यों है ये सब्जेक्ट?
इसलिए कि आज के दौर में अकाउंटिंग स्किल्स के साथ साथ आईटी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हर बिजनेस आईटी को यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, एआई को यूज कर रहा है। तो हम अगर अपने आप को इसके साथ अपने स्किल सेट में इन चीजों को ऐड नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। फिर वही होगा हमारे साथ जो एमबीएस के साथ हो रहा है, क्या जॉब नहीं मिल रही। हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, हमने इस सब्जेक्ट को स्टडी कैसे करना है। सबसे पहली चीज, क्या ये कोई हाईली टेक्निकल चीज है? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। याद रखें, ये सब्जेक्ट का मकसद आपको कोई कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर करवाना नहीं। इस सब्जेक्ट का मकसद सिंपल है, क्या हमारा स्टूडेंट, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के बिजनेसेस में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बारे में फेमिलियर हो और उसे पता हो कि मैंने इसको यूज कैसे करना है। देखिए, आप में से तकरीबन हर स्टूडेंट, जैसे स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, चैट जीपीटी को यूज कर रहा है। अब चैट जीपीटी जो है, इस पे दो तरह के लोग होंगे, एक वो इसको बनाने वाले, एक वो इसको यूज करने वाले। अगर मैं कहूं कि चैट जीपीटी में हम एक कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं, तो आपका जो भी एक जो विजिटर होगा उसका एक क्वेश्चन होगा कि ये कोर्स में आप चैट जीपीटी जैसे मॉडल को बनाना सिखाएंगे कि उसको इस्तेमाल करना सिखाएंगे। दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मॉडल जो है वो बनाना सिखाते हैं, वो टेक्निकल साइड है, और कुछ क्या है जो उसको यूज करना सिखाएंगे, कुछ कोर्सेज। याद रखें, हमारा जो कोर्स है इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी, हमने उसकी डेवलपमेंट साइड की तरफ नहीं जाना, वो हमारे स्कोप से बाहर है। हमने उसकी यूज वाली साइड पे जाना है कि इसको रियल लाइफ में हमने यूज कर। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं जब चैट जीपीटी कमांड देता हूं तो बैकएंड पे क्या वर्किंग होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है। मैं शायद हैरान तो हूं कि यार पता नहीं अंदर कौन बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा है, मैं जो पूछता हूँ विद इन सेकंड जवाब सही बता देता है। मैं ऐसे कहता हूँ जैसे जैसे चेंज करो वैसे वैसे मैं हैरान तो, लेकिन मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। किसी चीज से फायदा उठाना हो, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है? नहीं है। हम अकाउंटेंट्स ने इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है, एआई से फायदा उठाना है, इसकी टेक्निकल साइड हमें जानना जरूरी नहीं है। तो इसलिए जहन में रखिएगा, हमने ये नहीं सोचना कि ये एक चीज कैसे बनी। हमने क्या सोचना है, इस चीज का इस्तेमाल करके हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। प्रीवियस सेशन में प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ टेक्निकल चीजें जो थी वो भी सिलेबस का हिस्सा बन गई थी, कि इसकी वर्किंग क्या होती है, बैकएंड पे कितने टूल्स होते हैं, किस टूल का क्या काम होता है, वगैरह वगैरह, जो कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जानना जरूरी। लेकिन इस टाइम में सिलेबस रैशनलाइज हुआ। अब वो जो हाईली टेक्निकल चीजें थी वो साइड में भी इक्का दुक्का चीजें अभी भी हो तो वो, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो हमने पहली चीज, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या पहला कोई प्रायर आईटी बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। इवन अगर आपको अपनी ईमेल भी बनानी नहीं आती ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखें, हमारी फर्म जिस फर्म से मैंने ट्रेनिंग लिया ना, ट्रेनिंग उसमें हमारे सीनियर एक मुहावरा, एक बात बोला करते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं किताबों में नहीं लिखी होती, ठीक है, वो सीनियर हमें सिखाते हैं। तो वो सीनियर क्या सिखाते थे, कहते थे अगर कोई पर्सन फर्म में आया ट्रेनिंग के लिए, स्टूडेंट फर्म में ट्रेनिंग के लिए आया और उसे कोई काम नहीं आता था, ये उसका कसूर नहीं है, सीखने के लिए है। लेकिन अगर कोई फर्म से जाए और उसे फिर काम नहीं आता, ये फर्म का कसूर है, क्योंकि फर्म का मकसद यही था कि उस बच्चे को सिखाना है। तो आप सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स में जो हमारे साथ अटैच हुए हैं, आपको टेक्नोलॉजी की एबीसी भी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका कसूर नहीं है। लेकिन जब ये कोर्स कंप्लीट हो और आपने सिर्फ रट्टे लगाए हों, उन कंसेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, उनसे फायदा कैसे उठाना है, अगर ये आपने ना सीखा तो ये किसका कसूर है? ये मेरा कसूर है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस में जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, देखिए ये जो सब्जेक्ट है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पे टेक्निकल चीज़ें आती हैं, इतना आसान भी नहीं है कि आप घर बैठे पढ़ सकते। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हाई आईक्यू वाले हैं, जो कि खुद से सीखते हैं,
या सीख सकते हैं। वो अगर हाई आईक्यू वाले, खुद से डिसिप्लिन लोग, खुद से मेहनत कर सकते हैं, वो अगर इसको पढ़ें, कुछ यूट्यूब के ऊपर कभी कुछ वीडियोस देख लें, कुछ चैट जीपीटी में कुछ एक्सप्लेनेशन एग्जांपल डिस्कस कर लें, शायद वो इस काबिल होकर तैयारी कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक एवरेज स्टूडेंट जो है, ठीक है, जिसके पास इतना रिसर्च के लिए वक्त नहीं है, वो बेहतर होता है कि किसी टीचर के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। तो नो डाउट आप खुद से भी अगर आपका आईक्यू अच्छा है, मेहनत करने के आदी हैं, आप खुद से भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। हमारी कोशिश क्या होगी कि इसके कंसेप्ट्स को आपके रियल लाइफ में इंटीग्रेट करें, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी आपको पता चले, इसका फायदा भी हो, ठीक है। तो आपको भी एबीसी भी नहीं आती एआई की टेक्नोलॉजी की, कोई मसला नहीं, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न, कि सीखना है। यानी जो चीजें आज के बाद जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं, आपने उन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। फोकस किसके ऊपर करना है? सिर्फ रट्टा लगाने पे नहीं। अभी मैं पेपर स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा आईक्यू भी यही चाह रहा है कि सिर्फ मेमोराइजेशन, हाँ मेमोराइजेशन होगी जरूर, कुछ चीजें रट्टा जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन साथ में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है। अगर आप सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर तवज्जो देंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर आप हो सकता है कि एग्जाम में मुश्किल हो, केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फिर हम और क्या हमारी अप्रोच होगी? एक अप्रोच ये होगी हमारी, हम इस अजम्पशन के साथ चलेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है डे 1 से आईटी के बारे में से कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार है। पता कुछ नहीं है लेकिन सीखने के लिए तैयार है। और फिर फोकस हमारा क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस। मेमोराइजेशन के ऊपर भी होगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे होगा? कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे। फिर इसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी जो है वो ऐड करते जाएंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल मैंने जनरली आपको दी यहाँ पे, ठीक है, रियल लाइफ से, क्योंकि जो कंसेप्ट्स है ना, जब रियल लाइफ के साथ लिंक होते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आते हैं और ज्यादा देर तक हमारे जहन में भी रहते हैं। और क्या करेंगे हमने केस स्टडी की और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ करने हैं, ठीक है जी। ये था हमारा किस तरीके से हमने सब्जेक्ट को स्टडी करना है। हाँ, गुड न्यूज क्या है, वो आपके लिए गुड न्यूज आप एंड में मैंने डिस्कस करी थी कि इसमें जो कंसेप्ट्स आप सीखेंगे वो आपके लेवल पे काम आएंगे। वो अब हमारी जो सीए में काउंटिंग है ना, काउंटिंग जो बेसिक लेवल की, जो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, पीआरसी लेवल की काउंटिंग समझ लें, पीआरसी लेवल की काउंटिंग। एक स्टूडेंट ने उसे पढ़ा, पास नहीं हुआ, सीए छोड़ दिया, क्या जो उसने काउंटिंग पढ़ी है उसके काम आ सकती है? यस। आप आईकॉम के स्टूडेंट्स को कोचिंग दे सकते हैं, आईकॉम। आप इवन थोड़ी सी मेहनत करके जो ओ लेवल के कोर्सेज होते हैं वो भी टीच कर सकते हैं। यानी सीखा हुआ ना, सीखा हुआ वो जाया नहीं जाता, बताना ये चाह रहा हूं। तो उसी तरह वैसे अल्लाह करे सारे पास हो जाएं, लेकिन आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स की दूसरी अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो इवन अगर खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस सब्जेक्ट को, कोर्स को लेता है, अडॉप्ट करता है और चीजें सीखता है, तो याद रखिएगा, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी बन पाता ना, खुदा ना खास्ता, फिर भी वो जो चीजें सीखेगा इंशाल्लाह सारी उम्र उसके काम आएंगी। आपने सिर्फ क्या करना है, मैंने भी बताया, विलिंगनेस टू लर्न ये जरूर होने चाहिए। तो एंड पे गुड न्यूज़ यही आपके लिए कि पेपर तो पास होगा ही इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ हम जो चीजें सीखेंगे हमारी डेली लाइफ में भी काम आएंगे। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी ना डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस होती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह की, तो मुझे ना उसकी ड्यू डेट भूल जाती है। हर एक का अपना अलग, किसी की मंथली सब्सक्रिप्शन है, किसी की क्वार्टरली है, किसी की ईयरली है, किसी की फॉर लाइफ होती है, तो वो भूल जाती थी। पिछले दिनों कुछ ऐसी मेरे साथ वो एक प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐप डेवलप किया। हालांकि मैंने एक आईटी की एक किताब नहीं पढ़ी, मतलब आईटी ये डेवलपमेंट साइड वाली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं मैं जानता, ठीक है, कंप्यूटर साइंसेस के बारे में कुछ नहीं। मुझे लैपटॉप खोल दे, मुझे पता नहीं होगा कि इस चीज़ का नाम क्या है, इस चीज़ का नाम क्या है कंप्यूटर का, ठीक है। लेकिन आपको पता है आजकल आसान हो गया हमारे लिए चीज़ों को सीखना। तो मैं हालांकि अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन,
आईटी की फील्ड अब मेरी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैंने 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे, एक ऐप डेवलप की है और उस ऐप में मैंने अपनी जितनी भी सब्सक्रिप्शन है उन सब की रिन्यूअल डेट इंक्लूड कर दी है। अब वो जब भी सब्सक्रिप्शन की ड्यू डेट आती है 7 दिन पहले, 3 दिन पहले और सेम डे में मुझे मैसेज आ जाता, ईमेल आ जाती है, ऑटोमेटिकली बैकएंड पे सिस्टम चल रहा है। अब सिर्फ एक दफ़ा बनाया मैंने और सारी उम्र के लिए बन गया। अब मेरे लिए एक प्रोडक्टिविटी, अब मुझे कोई डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ईमेल आती है मुझे फौरन पता चल जाता है, मैं उसको रिन्यू करवा लेता हूँ। और कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा सिर्फ। ठीक है, अब ये स्किल अगर और इससे मिलती जुलती थोड़ी सी अपग्रेडेड स्किल्स के बाद और लोग हजारों लाखों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने छोटी सी एक वेबसाइट आपके सामने की है ना, sirasif.com, छोटी सी वेबसाइट है, कुछ भी नहीं, हालांकि इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग ऐड कर देना, थोड़ी सी डिजाइनिंग, ये समझ लीजिए मैंने 1 घंटे में काम किया, आधा घंटा और करना था, तो वो वेबसाइट 5 से 10 हज़ार रुपये में लोग बाय करते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं, 5,000 से 10, आपको अक्सर ये पोस्ट मिलेगी, 6,000 रुपये में वेबसाइट तैयार करवाएं, 10,000 रुपये में वेबसाइट तैयार करवाएं। और इस वेबसाइट तैयार करने में पता है कितना टाइम लगता है? 1 घंटे से भी कम। 1 घंटा, फर्स्ट टाइम में सिर्फ 3-4 घंटे लगेंगे, फर्स्ट टाइम में 1 घंटे। ये चीजें क्या है? ये स्किल्स है। आपको शायद नहीं पता थी ये बात, मुझे भी नहीं पता था, मुझे यकीन भी नहीं आता था, मुझे लगता था शायद मैं सारी जिंदगी काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन कुछ कोर्सेज लिए, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी, कुछ हिम्मत की, तो पता चला ये तो आसान काम है। यही चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखें। सब्जेक्ट तो इंशाल्लाह पास हो ही जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह जो चीजें सीखेंगे वो सारी जिंदगी आपके काम आएंगी। क्लियर जी? ये थे हमारे कंसेप्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। बाकी देखें, जब सेशन हमारा कल से इंशाल्लाह हम टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने प्लान किए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में आपके साथ वो सारे रिसोर्सेज मैं अगर डिस्कस करूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगी ज़बानी कलामी। तो मैं चाहता हूँ वो रिसोर्सेज आपके सामने आए, आप उनको खुद एक्सपीरियंस करें, फिर आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है और हमने इसका कैसे इस्तेमाल करना है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, वो डेडलाइन के हवाले से मुमकिन तौर पे जो कि हमारे सिलेबस की डेडलाइन क्या है, हमारा जो सिलेबस की डेडलाइन है वो 18 जुलाई होगी इंशाल्लाह। 18 जुलाई तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है कि उससे पहले हो जाए, मैक्सिमम 18 जुलाई, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त का पेपर है ना आपके, मिड ऑफ से पेपर इस दफा थोड़े से पहले आ गया, तो इंशाल्लाह 18 जुलाई। मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज, हाँ जी, आपके साथ पेपर जो है, लेटेस्ट पेपर, अभी तक एक ही अटेम्प्ट हुई है इस पेपर की, और वो पेपर मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस सब्जेक्ट का पेपर किस तरह का होगा। 100 मार्क्स है। अब ज्यादा डिटेल क्वेश्चन जाहिर है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसका स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है, और आपको पता है कि ICAP का जो पेपर है वो 3 आवर्स और 15 मिनट्स का होता है। 15 मिनट्स हमारा रीडिंग टाइम है। रीडिंग टाइम का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में बड़े, उनके लिए मैं शेयर कर दूं, PRC में जिनकी फर्स्ट टाइम है, PRC में जो आप पेपर अटेम्प्ट करते थे वो कंप्यूटर बेस्ड होते थे। ठीक है, कैफ में जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। ठीक है, वो आपने ICAP में सेंटर में जाना है और वहां पे अटेम्प्ट करने हैं रिटन फॉर्म में। उसमें शुरू के जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपने उस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। शुरू के 15 मिनट में आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसको हम बोलते हैं रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम का मकसद ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के प्लान कर लें कि आपने कौन सा वाला क्वेश्चन पहले करना है, कौन से वाला बाद में करना है, किस क्वेश्चन में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट दी जाती है, और फिर बाकी के 3 घंटे में आपने उस पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट देखिए इंस्ट्रक्शन, जो मैं चीजें आपके हाईलाइट करना चाह रहा हूं। दूसरी, आंसर ऑल 7 क्वेश्चंस। आपको पूरे CA में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ICAP की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, बल्कि लगभग पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ऑप्शंस नहीं होती। अमूमी तौर पे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं ना, BA है, BCom, BBA वगैरह, इनके जो पेपर्स होते हैं इनमें ऑप्शन, भाई 8 में से 5 सवाल कर लो, 7 में से 4 क्वेश्चन सवाल कर लो, इस तरह की ऑप्शंस होती है ना।
आई कैप में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहां कहीं ऑप्शंस होती है ना वहां पे सिलेक्टिव स्टडी इनकरेज होती है कि भाई 7 में से 5 सवाल करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 सबसे मुश्किल जो चैप्टर्स है ना वो स्किप कर दूंगा। मुझे पता में से क्वेश्चन अगर आ गया ना तो चॉइस होगी मेरे पास, मैं दूसरे क्वेश्चन कर लूंगा। तो इससे क्या होता है, मुश्किल वाले टॉपिक स्टूडेंट छोड़ देते हैं और आसान वाले कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। आई कैप कहता है नहीं, मैंने तो टेस्ट ही मुश्किल वाले करने हैं, आसान वाले तो करने ही नहीं। आपको ये पता है बात, आसान वाले मुश्किल जो होगे ना, मुश्किल आपने एक चैप्टर के अंदर 10 कंसेप्ट है, 8 याद कर लेंगे, 2 मुश्किल वाले होंगे, आप कहेंगे इतना ज्यादा याद कर लिया है, काफी है। हालांकि है कि आप क्वेश्चन ही उन 2 में से, जब मैं स्टूडेंट था मैंने सिंपल रूल एक बनाया और अक्सर ये रूल सही अप्लाई होता था, सही लगता था। वो क्या कि जिस टॉपिक को पढ़ के, जिस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे जहन में आता था ना ये क्वेश्चन नहीं आना या नहीं आ सकता, उसके आने का चांस ज्यादा है, वो मैं लाजमी करता था और अक्सर ऐसे ही होता था। जैसे आपके साथ ऐसा होता होगा कि जो टॉपिक छोड़ा है ना उसी में से क्वेश्चन आ गया है, जो टॉपिक छोड़ा। याद रखिए आई कैप ने, जैसे मैं बताया ना, डाटा मेंटेन कर रहा है। क्या आपसे प्रीवियस जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर्स अटेम्प्ट किए आई कैप के पास उनका डाटा नहीं होगा कि किस स्टूडेंट ने किस पेपर में किस क्वेश्चन को छोड़ा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, और कौन सा वाले क्वेश्चन में हाई परफॉर्मेंस थे। मैं आपको छोटा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, टाइम मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ। मेरे सीफैब की अटेम्प्ट थी, उसमें पेपर था रिपोर्टिंग का, हमारा अकाउंटिंग का जो होता है। तो जो मेरी अटेम्प्ट थी उससे एक अटेम्प्ट पहले का पेपर था, उसके एग्जामिनर कमेंट्स में पढ़ रहा था। आपको पता है आपके जैसे जब हम इंटरमीडिएट मैट्रिक में होते थे ना तो हम क्या करते थे, क्या अप टू डेट पेपर हैं, पास्ट पेपर्स लिया करते थे। आपको पता है कि हमारे भी पास्ट पेपर्स हैं, आई कैप के भी पास्ट पेपर्स होते हैं। और ये पास्ट पेपर कहाँ पे होते हैं भला? आई कैप की वेबसाइट पे। और आई कैप की वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर मौजूद हैं। जैसे स्प्रिंग 26 के अपलोड हो चुके हैं, ऑटम 25 के भी है, स्प्रिंग 25 के भी, ऑटम 24, स्प्रिंग 24 भी। और हर अटेम्प्ट में 4 चीजें आई कैप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, हर अटेम्प्ट में 4। नंबर 1 क्वेश्चन पेपर, नंबर 2 सजेस्टेड सॉल्यूशन, नंबर 3 एग्जामिनर कमेंट्स, नंबर 4 मार्किंग प्लान। ये 4 डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, आई कैप सॉल्यूशन भी शेयर कर, लेकिन वो सॉल्यूशन सजेस्टेड होता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, आई कैप खुद ये कहता है। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं भला? कि स्टूडेंट्स ने जो पेपर में गलतियां की, जो आई कैप का पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं वो उनकी समरी बना के शेयर करते हैं। हम टीचर्स के लिए सॉल्यूशन ज्यादा अहम नहीं होता, सॉल्यूशन तो खुद भी बना लेते हैं। एग्जामिनर कमेंट से ज्यादा अहम होता है कि बच्चों ने क्या गलतियां की हैं, ताकि हम अगले टर्न में बच्चों को तैयारी करवा के भेजें कि भैया ये गलती नहीं करनी। एग्जामिनर। और फिर मार्किंग प्लान क्या होता है भला? मार्किंग प्लान ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर ये चीज लिखने का आधा नंबर मिला, ये चीज लिखने का 1 नंबर मिला, ताकि बच्चों को पता चल सके कि सॉल्यूशन में क्या चीज अहम थी, किस चीज के कम मार्क्स थे, किस चीज के ज्यादा मार्क्स हैं। ये खास तौर पे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे डीएसआर है, उसमें अहम होता है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो आप खुद भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है इसके 5 नंबर है, 5 स्टेप का, 1 स्टेप का 1 नंबर होगा। लेकिन थ्योरी में क्या लफ्ज लिखना था, किसके कम मार्क्स थे, किसके ज्यादा थे, ये हमें मार्किंग प्लान। तो आई कैप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये चूंकि नया सब्जेक्ट है इसका सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 26 डीएसआर, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इसके रिसोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। 4 तरह के रिसोर्सेज अटेम्प्ट वाइज है। कौन कौन से भला? क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग प्लान। ठीक है, तो वो चीजें हम जैसे जैसे आई कैप हमारे साथ शेयर करेगा स्टैंड में भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हाँ, पेपर की तरफ आए तो ऑल 7 क्या मतलब? कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। हमने आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है ना, ठीक है, कि वो पीआरसी की तरह एमसीक्यूज वगैरह होंगे, उधर क्लिक करने और खत्म। रिटन फॉर्म में तो कौन से वाला पेन यूज करना है? ब्लैक पेन। ब्लू, कोई और कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना।
वरना वो ऐसे लगता है जैसे डिफरेंट कलर यूज करेंगे ना तो ब्यूटिफिकेशन होगी। कभी ग्रीन कलर यूज कर लिया, कभी रेड कर लिया, कभी ब्लू कर लिया। ब्लू खास तौर पे यूज करते थे हम कब, मैट्रिक के पेपर में, इंटरमीडिएट के पेपर में। यहाँ नहीं, सिर्फ एक पेन, क्या, ब्लैक पेन। इवन मार्कर भी इस्तेमाल ना करें, रिकमेंडेड यही है कि मार्कर सिर्फ एक पेन इस्तेमाल करें। मैंने पूरे सीए में जो पेपर थे, हमारे जमाने में एक पेन होता था पियानो, अभी भी होता होगा शायद, पियानो होता, और एक नहीं, पियानो नहीं, पिकासो होता था, पियानो तो वो जब स्कूल में थे तब। पिकासो का सीए के जितने भी पेपर हैं वो उस पेन से मैंने दिए, यानी उस मॉडल से दिए। एक ही पेन नहीं था, पेन बदलते गए, उस मॉडल से। कोई डिफरेंट पेन और यूज करने, कोई डिफरेंट कलर भी यूज मैंने नहीं किया। लेकिन उस वक्त मैं ब्लू यूज किया करता था, ब्लू वाला। आई कैप ने अब कहा है ब्लैक, कोई रीजन है जिसकी वजह से आई कैप ने ब्लैक है। स्कैन करने में आसानी होती है, पढ़ा जाता है, एलिजिबल होता है कि अपने इधर शायद भेजने होते हैं, प्रोसेसिंग करनी होती है। तो आपने ब्लैक पेन यूज करना है। एक बॉल पॉइंट कोई महंगा किसी किस्म का लेने की जरूरत नहीं है, जो रेगुलर बॉल पॉइंट होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये किनका था। फिर इसके बाद यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यूज कहां पे करने हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर अटेम्प्ट करके साथ लगा दें। क्या करना है, हाँ, आंसर शीट के पहले पेज पे। अच्छा, पहले पेज में ना आप आई कैप ने वो बबल शीट आई कैप वो शेयर करेगा एक्सपेक्टली, उसके ऊपर आपने उसको हाईलाइट करना होगा, वो हम बाद में आपके साथ शेयर कर लेंगे। पहली चीज, क्या एमसीक्यूज हैं हमारे पेपर में? बिल्कुल एमसीक्यूज हैं। सेक्शन 2 है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसमें क्या है, कौन से टॉपिक सेक्शन ए में, कौन से सेक्शन बी में, ये बाद में हमें कभी डिस्कस करना है। फिलहाल जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं उसको एनालाइज करें। एमसीक्यूज हैं भाई, कितने एमसीक्यूज हैं? 15 एमसीक्यूज है। इसका मतलब है 15, इसका मतलब है हमने जो तैयारी करनी है ना रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर, इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना लाजमी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं ना की अगर हमने, तो इसका मतलब हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यू का 1 नंबर, ओके। 15 एमसीक्यूज, 15 मार्क्स आगे, डन। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2, हमारे 3 तरह के क्वेश्चन है पेपर में, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडीज। ठीक है, अब आप केस स्टडी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? उसमें कोई ना कोई इसने सिचुएशन दी होती है, आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करवाएगा और कहेगा मुझे इसका हल बताओ, इस सिचुएशन में क्या करना है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ना, केस स्टडी एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो एमसीक्यूज के साथ फेमिलियर है, पीआरसी में किया एमसीक्यूज है। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन के साथ भी आप फेमिलियर है। वो कैसे भाई, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में यही तो करते थे, रटे लगा लगा के नहीं करते, पास होते थे। हाँ, बाकी वो जो ओ लेवल, ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्मली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। मैंने मैट्रिक किया, एफए किया, हमारे टीचर कहते थे हेडिंग याद रखो, जो आए छाप दो, नीचे जो मर्जी लिखना। और बड़ा आजमुदा नुस्खा था, बड़ा आजमुदा नुस्खा था, ऐसे ही होता रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, रटे वाला सवाल में। क्या ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में आएंगे? यस, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे। और फिर एक तीसरे टाइप ऑफ केस क्वेश्चन होता है केस स्टडी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? आई कैप कोई भी प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम आपके सामने शेयर कर देगा और आपसे कहेगा मुझे इसका सोल्यूशन बताओ, इस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे फर्ज कीजिए वो कोई कहेगा किसी कंपनी में हैकर्स ने अटैक कर दिया, अब आप 2 चीजें बताइए। नंबर 1, अटैक हो गया, उसके बाद रिकवरी कैसे करें, और नंबर 2, आइंदा से इस अटैक से बचने के लिए क्या करें। आपने सजेशन देना होंगे। ठीक है, तो ये क्या, किस तरह के क्वेश्चन हुए? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे पूछूं पहचानने, क्योंकि पहली चीज है पहचानना कि कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यूज है, कौन सा रिप्रोडक्शन, कौन सा केस स्टडी। तो एमसीक्यूज तो आप दूर से पहचान लेंगे टाइप ऑफ। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, जरा बताइए आपके ख्याल में ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस स्टडी है? एक केस स्टडी। शाबाश शाबाश, पहला स्टेप तो आपने कर लिया कि क्या, क्वेश्चन को पहचानना, ताकि रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पार्ट बी है, बताइए पार्ट सी है,
ये आपके ख्याल में रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है या केस स्टडी लग रही है आपको? रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा पार्ट ए इसका केस स्टडी वाला है किसी हद तक, और जो पार्ट बी और सी है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा केस स्टडी स्टाइल उसने दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये तो पक्का केस स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी केस स्टडी। तो इसका मतलब ये लेटेस्ट पेपर है जो अभी एग्जाम में आया है। इसका मतलब 3 तरह के क्वेश्चन है हमारे पेपर में, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन, केस। एमसीक्यूज 15 नंबर, रिप्रोडक्शन लगभग 35 नंबर 35, केस स्टडी लगभग 50 मार्क्स। और याद रखिएगा हमने इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, रिप्रोडक्शन की भी, रटे वाले भी, और रिप्रोडक्शन, केस स्टडी और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का हमारा सिस्टम ऐसा होगा, डेली बेसिस पे क्लास के स्टार्ट में हम प्रैक्टिस किया करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज होंगे, रीडिंग पावर भी बढ़ेगी, क्विक डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे, और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होगी। रटे वाले सवाल जो है वो मेरी कोशिश होगी कि वो आपको असाइनमेंट में रटे वाले सवाल ना दूं, वो आपने सिर्फ याद करने होंगे। वो मैं आप पे एतमाद करूंगा कि आप साथ साथ याद कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे सुनने आपसे। केस स्टडी जो होगी ना, ये आपको होम असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी ज़्यादातर, एक तो हमारे पेपर में आपने देखा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो केस स्टडी बेस्ड हैं, उसकी तैयारी। और दूसरा केस स्टडी पे फोकस करने का मकसद यह है कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे फेमिलियर नहीं। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में किसी न किसी लेवल पे केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं? हाँ, अब अगर आप खुद देखें ना तो ये बहुत कम स्टूडेंट ऐसे, मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही थी। ठीक है, लगभग 10% के करीब स्टूडेंट है, तो 90, तो इसका मतलब हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, एमसीक्यूज, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। रटे, अगर कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप क्लास में आए हैं, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब है आप याद भी कर लेंगे। लेकिन मैं साथ में आपसे सुनूंगा भी, क्योंकि मैंने खुद भी ये इंश्योर करना है कि आप साथ साथ याद कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करना है आपने, एक छोटी सी आपके पास असाइनमेंट दे रहा हूं आज के लिए, छोटी सी असाइनमेंट। क्या करना है आपने? गूगल पे जाइए, गूगल पे जाइए, एक सर्च कीजिए साइबर क्राइम इन पाकिस्तान या साइबर क्राइम इन वर्ल्ड। छोटी सी सर्च कीजिए, आपके सामने बहुत से क्राइम आ जाएंगे, बहुत से स्कैंडल आ जाएंगे कि पास में साइबर क्राइम क्या होते रहे। कोई एक आपने क्राइम को रीड करना है और उसकी समरी लिखनी है आधे पेज पे, आधे पेज से ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा नहीं काम दे रहा। क्या करना है? आज की आपकी होम असाइनमेंट क्या है? घर जाके गूगल करना है। गूगल क्या करना है? साइबर क्राइम इन पाकिस्तान कर लें या इन वर्ल्ड कर लें, बहुत सी लिस्ट आ जाएगी। अपनी मर्जी का कोई सा भी केस चुन लीजिए, उसको आपने रीड करना है और उसकी समरी क्या करनी है? हाफ पेज पे लगभग बना के लेके आनी है। कल ये असाइनमेंट में आपकी चेक करूंगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका पहला स्टेप है साइबर वर्ल्ड को समझने की तरफ। ठीक है जी, इसमें कुछ टर्म शायद ऐसी होंगी जो आपको समझ में ना आए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जितना आपको केस समझ आ सके उतना आप समराइज करके ले आएगा। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। वीक में 6 डेज होंगी या 5 हाँ, वीक में हमारी क्लासेस 6 डेज होंगी या 5 डेज होंगी, ये सुन लीजिए। रिजल्ट से पहले आई कैप का जो रिजल्ट है ना, जो कब एक्सपेक्टेड है? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक हमारी क्लासेस होंगी 5 डेज अ वीक, यानी सैटरडे को क्लास नहीं हुआ करेगी 27 अप्रैल तक। और 27 रिजल्ट के बाद हमारी क्लासेस होंगी 6 डेज अ वीक। ठीक है, यानी सैटरडे को भी क्लास हुआ करेगी। रिजल्ट से पहले सैटरडे संडे ऑफ है, रिजल्ट के बाद सिर्फ संडे ऑफ है। डन? सैटरडे रिजल्ट के बाद होना, यानी रिजल्ट से पहले सैटरडे ऑफ है, रिजल्ट के बाद सैटरडे ऑन। डन जी? और की क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, बीएलडी की क्लास भी देंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।